हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में। और एजुकेशन हब चैनल पे आपका सी टेट 2023 की तैयारी मैं करवा रही हूँ। तो इसी कड़ी में आपका मैंने 2-3 अभी वीडियो पीछे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको जा कर के देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके सी टेट 2023 के लिए यूजफुल है। तो अब देखिए, इसी कड़ी में हम BF स्किनर का आज के वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का। इस चैप्टर से आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, लाइक आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, KVS हो, रीट हो, सुपर टेट या DSSB में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। BF स्किनर के द्वारा जो दिया गया था सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया है BF स्किनर के द्वारा। अब आगे देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा किया गया था। अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किसी और भी अन्य नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसको जानते हैं। एक बात यह है कि कई बार ये नाम पूछ लिया जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन को किसी और अन्य नाम से जानते हैं, तो कौन सा नाम है। तो ये किसमें से देगा, 3 और कोई ऑप्शन आपका रॉन्ग दे देगा, तो हमें करेक्ट चूज करना होता है। तो आप केयरफुली इसको देखिए। नैमित्तिक अनुबंधन का पहला जो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है, और सेकंड में देखिए क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, और तीसरा आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, और चौथा आपका अभिक्रमिक उद्देश्य का सिद्धांत है। तो आगे देखिए, इसी कड़ी में आगे आपको बताते हैं कि BF स्किनर ने सबसे अधिक जो उन्होंने जोर दिया था वो रिस्पॉन्स पे दिया था। सबसे ज़्यादा उनका जो जोर था वो रिस्पॉन्स पे था। तो इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। BF स्किनर ने अपना सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ना, उन्होंने तो ये कबूतर और चूहों पर किया था। सबसे पहले उन्होंने चूहे पे किया, फिर उसके बाद कबूतर पे किया। इसके लिए इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। देखिए, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छेद था। जब लीवर दबता तब तक खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगा, मतलब अपना वो रिस्पॉन्स करने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद वो उस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें जब भी प्रतिक्रिया करता है तो उसको खाना मिल जाता है। देखिए, इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसे ही कहा जाता है। अब आगे देखिए, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले जो होती है वो रिस्पॉन्स होती है, बाद में जो होता है वो उद्दीपन होता है। स्टिमुलस जो होता है वो बाद में होता है। जैसे आपका पुनर्बलन मिलता है, वैसे ही अनुक्रिया करने और एक लक्ष्य तक पहचानने की प्रक्रिया में जो तेजी आ जाती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट जो होता है वो विशेष महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुक्रिया क्या होती है, आज आपको अनुक्रिया के बारे में भी बताएंगे, जो कि हर बार पेपर में ही सीटेट के पूछ लिया जाता है। तो 1 नंबर का ये आपको देखिए, ये रिस्पॉन्स और ये आपका रिस्पॉन्स है। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। जैसे पेपर पास करने पर माता पिता द्वारा साइकिल देना या मोबाइल देना या और भी कोई चीज़ देना कि बच्चे तुम अगर घर में कोई भी बच्चा है, अगर मान लीजिए 10th का पेपर देने जा रहा है, तो उसको माँ बाप कहते हैं कि अगर तुम अच्छे नंबर ला दोगे तो तुम्हारे लिए बाइक ला दूंगा, नहीं तो तुम्हारे लिए साइकिल या मोबाइल, कुछ लैपटॉप, ऐसी चीज़ें देने के लिए कहते हैं। तो बच्चा उसको मतलब माइंड में सेट कर लेता है कि अगर मैं पढ़ जाऊँगा, अच्छा कर जाऊँगा, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। अब आगे देखिए, पुनर्बलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए, पहला क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन में जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा करना आदि बच्चे का, तो ये सकारात्मक आपका हो गया। तो सेकंड आपका देखते हैं। सेकंड में है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे बच्चा कोई फेल हो गया, उसको माँ बाप ने डांट दिया, तूने अच्छा नहीं किया, बगल के हमारे नेबर्स ने इतना अच्छा किया, उसका लड़का इतना अच्छा किया, तो बच्चे के जो माइंड पे नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो इसलिए किसी भी घर में ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए, अब आपका है ये
पुनर्बलन अनुसूची, यह भी आपकी दो प्रकार की होती है। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एक तो होता है क्या, सतत पुनर्बलन। एक हमारा होता है सतत पुनर्बलन। अच्छा, मैं अभी आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसको देख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो सतत पुनर्बलन अनुसूची जो होती है, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल जो होता है, इसमें जब जब क्रिया होती है, इसमें जब जब आपकी क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। चलिए अब आपका आगे देखते हैं। अब आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है, सेकंड आपकी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची होती है। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल इसको बोला जाता है, पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों की तारीफ करना। तो अब आप एक बात ये बताइए कि सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन में से दोनों में से मतलब इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। देखिए अगर चलिए मैं ही बता देती हूँ आप लोग को। अगर सतत पुनर्बलन हम करते रहेंगे, सतत पुनर्बलन का सोचिए, अगर हम बच्चे को बार बार किसी बात के लिए तारीफ करेंगे, अब बच्चे का मतलब हर बात पे ही तारीफ करना, वो भी नेगेटिविटी होता है। और इसमें आंशिक पुनर्बलन जो पार्शियल रेनफोर्समेंट होता है, ये सबसे अच्छा होता है। इसमें बच्चे को मतलब आप प्यार भी दीजिए, दुलार भी दीजिए, और जैसे जैसे मतलब सिचुएशन जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। न ज़्यादा उसको प्यार दीजिए, न ज़्यादा उसको डांट के रखिए। तो इसलिए इसमें जो सबसे अच्छा जो होता है वो आंशिक पुनर्बलन होता है। चलिए आज हमारा यहीं तक ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपकी वीडियो कल आएगी, और कल आप हमसे जुड़िएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।